ऐसे ही क्या नरेंद्र मोदी ने भी टारगेट सेट किया हुआ है 2026 को लेकर? नरेंद्र मोदी अब देश को ऐसा क्या डिलीवर करने जा रहे हैं जिससे 2026 में भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा? आज पाठशाला के एक्स्ट्रा क्लास में एकदम नेक्स्ट लेवल की बात होगी और इस बात का जवाब भी मिलेगा। नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। देखिए, चौतरफा तैयारी तो नए साल के सेलिब्रेशन की। हर तरफ ट्रैफिक जाम लग गया भाई। दिल्ली से जिधर निकलिए उधर जाम दिख रहा है। पहाड़ जाम, अयोध्या जाम, बनारस जाम, सब जगह जाम। और उसकी रिपोर्ट तो दिखाएंगे ही, लेकिन आज आपको वो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसमें हम नरेंद्र मोदी के टारगेट 2026 की बात करेंगे। सबका टारगेट होता है ना जी कि भाई क्या करना है, नहीं करना है नए साल में। दो चीजें होती हैं न्यू ईयर पर। न्यू ओथ लेते हैं और ऐसे ही टारगेट भी सेट करते हैं कि भाई इस साल तो ये कर ही देंगे, अपना घर खरीद लेंगे, बच्चों की शादी कर देनी है, नए साल में नौकरी बदल लेंगे, वगैरह वगैरह चलता रहता है। ऐसे ही क्या नरेंद्र मोदी ने भी टारगेट सेट किया हुआ है 2026 को लेकर? नरेंद्र मोदी अब देश को ऐसा क्या डिलीवर करने जा रहे हैं जिससे 2026 में भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा? आज पाठशाला के एक्स्ट्रा क्लास में एकदम नेक्स्ट लेवल की बात होगी और इस बात का जवाब भी मिलेगा कि मोदी ने क्या किया और मोदी के सामने 2026 में कौन कौन सी चुनौती है जो बिल्कुल सामने खड़ी है, या मैं तो कहूंगा कि ऐसी चुनौती दिन ब दिन जो बड़ी होती जा रही है। अब भारत ने तय किया है कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी ही हो। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব। আমি মমতা ব্যানার্জি আপনাকে মুর্শিদাবাদে 2011 একটা পেয়েছিলেন। संख्यकों के साथ जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। मैं जैन जी की योग्यता, आपका आत्मविश्वास देखता हूं, समझता हूं और इसलिए आप पर बहुत भरोसा करता हूं। यकी है खुद पर ऐसा कि दरिया बहा दे, मगर तेरे एतबार पर भी भरोसा करना है उसे। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2026 में राष्ट्र धर्म की डगर पर विश्वास के साथ चलेंगे, मगर इस दरमियान बॉर्डर और विकास की सीढ़ियां चढ़ते हुए एंटी इंडिया कैंपेन से लेकर तुष्टीकरण के नैरेटिव को फेल करने का चैलेंज भी उनके सामने है। सवाल है कि मोदी इसमें कितना सफल होंगे, खासकर तब जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम पर नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। संगठन के स्तर पर बदलाव के बाद बीजेपी के सामने कई राज्यों में अग्नि परीक्षा है और ट्रंप टैरिफ वाली समस्या से पूरी तरह मुक्ति नहीं मिल पाई है। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझिए, फिर 2026 के लिए मोदी प्लान का संपूर्ण खाका भी बताएंगे। 2014 से पहले करीब 25 करोड़ देशवासी ऐसे थे जो सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में थे। 25 करोड़। आज करीब 95 करोड़ भारतवासी इस सुरक्षा कवच के दायरे में है। जिस सुरक्षा कवच के दम पर मोदी हिंदुस्तानियों का दिल जीत रहे हैं, वो बांग्लादेश में हिंदुओं को नसीब नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक आजादी तो बहुत दूर की बात। पहले दीपू दास और फिर अमृत मंडल की लिंचिंग से यह सवाल मुंह बाए खड़ा है कि 2025 वाली तस्वीर क्या नए साल में सूरज के उदय के साथ थम जाएगी, या फिर जुल्म सितम का चैप्टर बदस्तूर जारी रहेगा? और इसका कितना असर पश्चिम बंगाल पर पड़ेगा, जहां सत्ता के समीकरणों के लिए एक अलग लाइन खींची जा रही है? लगता है सत्ता के लिए
बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, दूसरे तरफ ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या को नौकरी दे रहे हैं। इस पर जांच होनी चाहिए और उसको हटानी चाहिए। इसके लिए ममता बनर्जी को ही एक अनाउंस करना चाहिए, लेकिन वो करेंगी नहीं। वोट की लालच में बांग्लादेशियों का मुख्यमंत्री बनना चाहती है। पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव है, इसीलिए बहुत ज्यादा सियासी तनाव है। दिलों की टकराहट जुबान पर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ है एंटी मोदी खेमा, जो नाकामी की स्क्रिप्ट नॉन स्टॉप पढ़ रहा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी पूरी तरह से फेल हो गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर बीजेपी ने फतह हासिल की। ओडिशा में बीजेडी की 24 साल की बादशाहत को ध्वस्त कर बीजेपी ने सत्ता पर अपना कब्जा जमाया और बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का गठजोड़ बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। नरेंद्र मोदी को भरोसा है कि भगवा परचम इसी तरह से लहराता रहेगा और बंगाल फतेह बहुत ज्यादा दूर नहीं है। गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है, तो बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है और इसलिए पश्चिम बंगाल कह रहा है, पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा कह रहा है, पश्चिम बंगाल का हर गांव, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला कह रहा है, बाजते छाई बीजेपी ताई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी उभार की बड़ी वजह मोदी सरकार की योजनाएं और सटीक रणनीति रही है। लेकिन यह बहुत बड़ा सच है कि जिस तरह ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों को अपनी ताकत मानकर हिंदू हितों को इग्नोर कर रही हैं, उसने हिंदुत्व की राजनीति को पैर पसारने का मौका दिया। मोदी इस मौके को 2026 में हर हाल में लपकना चाहते हैं। 2016 में बीजेपी की 3 सीटें थीं, फिर 2021 में बीजेपी को 77 सीटें मिली। तो सवाल ये कि 2026 में बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी? 10 साल पहले की 3 सीटों के आंकड़ों को इस बार न सिर्फ 3 अंकों में पहुंचाने की पुरजोर कोशिश बीजेपी कर रही है, बल्कि सत्ता की कुर्सी से ममता बनर्जी को बेदखल करने की भी प्लानिंग है। मुद्दा वही सर्वोपरि है, जैसे बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न और पश्चिम बंगाल में हिंदू हेट का आरोप। চিরকাল সরকারে কেউ থাকে না। 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর, তোমাদের সরকার থাকবে না। শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে, এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেবো, এটা মাথায় রেখো। ইলেকশনের পরে আমি একটু দেশটা চষে বেড়াবো। 2011 से लेकर मौजूदा सफर तक ममता बनर्जी ने बहुत धूप छांव देखी है, सियासी दांवपेच में भी बदलाव किए, मगर इस बार उनका राजनीतिक भूगोल डगमगाया सा लगता है। ममता की खिसियाहट और बौखलाहट महज इसलिए नहीं कि उन्हें सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी से मिल रही है, बल्कि अपने पुराने साथियों के हाथों भी जमीन खिसकने का डर है और इसमें उन्हें फिलहाल हुमायूं कबीर के रूप में बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है। 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में नई बाबरी मस्जिद का ऐलान कर हुमायूं कबीर ने जब मुस्लिमों की भीड़ जुटाई तो ममता को समझ आया कि बेलडांगा में मुर्शिदाबाद, कोलकाता, हावड़ा, बर्धमान और मेदिनीपुर से लेकर
24 परगना से इकट्ठा हुई भीड़ असल में 33% मुस्लिमों के दूर छिटकने का कारण बन सकती है। और फिर हुमायूं कबीर की नई पार्टी का असदुद्दीन ओवैसी और नौशाद सिद्दीकी के साथ संभावित गठजोड़ भी उन्हें भारी डेंट पहुंचा सकता है। नतीजा ये कि दीदी ना तो मुस्लिम वोटों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिख रही हैं और फिर सॉफ्ट हिंदुत्व भी हिचकोले खाने लगा है। 29 दिसंबर को कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में 15 एकड़ एरिया में दुर्गा आंगन की नींव रखने की तैयारी थी। ममता सरकार इसे मां दुर्गा का सबसे बड़ा मंदिर परिसर प्रोजेक्ट कर रही थी, लेकिन बीजेपी के हिंदू वोट बैंक पॉलिटिक्स की काट निकालने चली ममता पलट गई और दुर्गा आंगन से जुड़ा काम चुपके से रोक दिया गया। वजह क्या? हिंदुओं को मोदी के करीब और खुद से दूर जाता देख ममता ने ऐसा किया। हुमायूं कबीर ने कहा है कि अगर यहाँ दुर्गा मंदिर बनेगा तो हम सड़क पे उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे। उसका बात है, हम लोग वो उसका बात है, वो सब ड्रामा है, वो सब ड्रामा बस। कमजोर है, वो नहीं कुछ कर सकता। तो करेगा हुमायूं कबीर करेगा या ममता करेगी, और कौन करेगा? एक साधारण परिवार के मुखिया से पूछिए कि परिवार में सबको साथ लेकर चलना वो चाहता तो है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सबसे आसान होता है अपने अधिकार गिना देना कि भाई ये तो मेरा अधिकार, ये मेरा राइट है। सबसे मुश्किल होता है अपने कर्तव्य याद रखना। जब एक परिवार को सपाट चलाना संभव नहीं, तो फिर प्रधानमंत्री के लिए पूरा देश चलाना कैसे सपाट रह सकता है? लेकिन जिम्मेवारी भी तो उन्हीं की है। लिहाजा आपकी परीक्षा तब होती है जब आप कम संसाधन में भी सबको समेट कर चलते हैं। नरेंद्र मोदी के सामने 2026 में यह बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस देश के मुसलमानों को लगातार उनके दिमाग में यह फीड किया जाता रहा है कि मोदी दुश्मन है। 2026 में मोदी देश की आबादी में 20% से ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाले मुसलमानों को कैसे साथ लेकर चलेंगे? वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं, और पूरा का पूरा फायदा वो ही 2-3 अरबपतियों के लिए है। वोट चोर और मुसलमान वाला नैरेटिव काम नहीं कर पाया, तो मनरेगा के बहाने राहुल गांधी ने नए साल की शुरुआत से पहले ही नया चैलेंज देना चाहा, मगर मोदी पर होने वाले इसके असर को कांग्रेस में ही कमजोर कर दिया गया। दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट ने बता दिया कि असल में 2026 को हिंदुस्तान की सियासत में किस नजरिए से देखा जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह टक्कर देने की कोशिश या फिर मोदी की संपूर्ण स्वीकार्यता। देखिए, मैं संगठन का पक्षधर हूँ, आरएसएस और मोदी जी का विरोधी हूँ। आपको गलत फहमी है, मैंने तारीफ की है संगठन की। मैं आरएसएस और मोदी जी का घोर विरोधी हूँ। संगठन में बदलाव बीजेपी ने भी किया है और इस बदलाव को मोदी मिसाल के तौर पर पेश करना चाहते हैं। हालांकि क्या नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकेगा? क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल के अलावा तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में भी चुनाव होने हैं। इनमें से असम और पुडुचेरी को छोड़ दें तो 3 बड़े राज्यों में बीजेपी कभी सरकार नहीं बना पाई। एक तरह से कहा जाए तो हिंदी पट्टी राज्यों की तरह यहां वो जन समर्थन नहीं मिल सका जिसकी आस बीजेपी इस बार लगा रही है। हालांकि बीते लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भगवा पार्टी के जोश को बढ़ाने का काम किया। गुजरात में बीजेपी संगठन की कमान जगदीश विश्वकर्मा के हाथों में है। बिहार में संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले भी जुलाई महीने तक 9 राज्यों के नए प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान किया गया। हालांकि सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश को लेकर है। क्या 2026 में ही मोदी 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर निश्चिंत होना चाहते हैं? लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के जरिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को नई दृष्टि देने की कोशिश की गई।